without settling it than to settle a question without debating it. Good evening to one and all. We, the students of class 11th and 12th, welcome you in a session of mock parliament energized to debate on topic Citizenship Amendment Act 2019. For furthermore information, I would like to tell you that mock parliament is basically a simulation and dubbing of parliament proceedings of legislature done to encourage and promote the youth for social change. The Citizenship Amendment Act 2019 was passed by Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Act 1955 by providing a path to Indian citizenship for illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are Hindu, Sikh, Buddhist, Jainis, Parsis or Christians and arrive in India before the end of December 2014. The law does not grant such eligibility to Muslims from those three countries, all of which are Muslim majority countries. With consuming no more time, I declare the session open. माननीय सभी संसद सदस्य, हम सबको इस संसद की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए और मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी बात शांति से रखिए। हमारा सेशन लाइव होता है, इसलिए मर्यादा रखी जाए। कोई भी विषय है, कोई भी सदस्य ना तो बाहें चढ़ाकर आए न तीखा बोले, टिप्पणी करें पर मर्यादा में। जो विषय मेरे ध्यान में लाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस पर न्यायपूर्ण निर्णय होगा। पहले आप इस पर शांतिपूर्वक चर्चा कीजिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि श्री अमित शाह जी इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद महोदय। आज मैं इस गरिमा में सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए नई आशा की किरण लेकर ये बिल आया है। उन सभी लोगों के लिए जो भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ना सहन कर भारत में आए, उन सभी के लिए नागरिकता का अधिकार लेकर ये बिल आया है। इसमें हिंदू, फारसी, क्रिश्चियन, जैन जो दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए वो शामिल हैं। अब मैं चाहूंगा कि श्री असादुद्दीन ओवैसी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद माननीय महोदय जी। मैं एक बात आवाम को बताना चाहूँगा, जब संविधान का फ्रेमवर्क बन रहा था तो के एम कामत ने कहा था कि संविधान की शुरुआत भगवान के नाम पर होगी या खुदा के नाम पर होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि प्रेमवर्क की शुरुआत भगवान के नाम पर नहीं होगी। वोटिंग हुई जिसमें के एम कामत हार गए और भगवान के नाम पर प्रेमवर्क की शुरुआत नहीं हुई। अब वो ऊंचाइयां और ये निष्ठा देखिए, आपका एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। मुझे गम इस बात का है कि आपने मुसलमानों को नहीं रखा। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमानों को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी मुसलमान को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, मुझे उसका कोई मतलब नहीं। मेरे बुजुर्गों ने जिनके अवाम को ठुकराया और अब्दुल कलाम आज़ाद पर यकीन किया, आज इस हुकूमत को इस्लाम से आखिर इतनी नफरत क्यों है? हम इंसान हैं, आखिर उससे नफरत क्यों है और डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है? मैं जानना चाहूँगा मिनिस्टर साहब से कि जितने बंगाली हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर, जितने बंगाली मुसलमान हैं उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप बताइए, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अब मैं चाहूंगा कि श्री रामदास अठवाले इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद मोदी जी। बहुत ही अच्छा था महामहिम गृहमंत्री जी का अभिभाषण। बहुत ही अच्छा था महामहिम गृहमंत्री जी का अभिभाषण, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत देश में। समाज को ओवैसी जी, अब आप मत का उल्टा सीधा मोशन, अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। समाज को तोड़ने की मोदी जी की आदत नहीं है। समाज को तोड़ने की
मोदी जी को आदत नहीं है। उन्हें हिंदू मुसलमान सबको जोड़ने की आदत है, कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है। जिन्हें नागरिकता देने की आवश्यकता है उन्हें नागरिकता देने की आदत है। मैं जो गृह मंत्री जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है, तो बहुत ही अच्छा भाषण था। ओवैसी जी का भाषण भी बहुत अच्छा, ओवैसी जी का भाषण भी बहुत अच्छा था। मतलब हमारे विरोध में बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा कौन बोलते हैं। तो मतलब ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप सब लोग हमारे बाजू से बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार से आने की मूंगफली चले मिलेंगे। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं। आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता पे राज किया, और अगर हम अभी सत्ता में आए हैं 5 साल, 5.5 साल, पौने 6 साल, आप अगर 60 साल रहे तो हमें 25 साल तो रहने दो। हाँ हाँ ठीक है, 30 साल ठीक है। मतलब अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो आपको भी सत्ता मिलेगी, लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है तब तक हमें तो सत्ता में रहने दो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगा कि श्रीमती विप्लव ठाकुर जी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस चीज़ का करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। 70 सालों में अध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना मैंने 6 सालों में ले लिया। हर बात पे पाकिस्तान, हर बात पे पाकिस्तान। क्यों भाई, कुछ लगता है? हाँ माना, लाहौर गए थे, बिरयानी खाई थी, कांग्रेस ने खिलाई, बिन बुलाए गए थे। महोदय अपनी बारी में बोल लीजिए। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था उसे, और आज आप उसी पाकिस्तान से डरते, वैसे कहते हम बड़े मजबूत हैं। इसी CAA ने जो एक देश था, अब पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ समझता नहीं है, नेपाल भी आपसे खपा है, और एक बांग्लादेश ही था जिसे भी आपने CAA से अब नाराज कर दिया है। आप ही कहते थे यूरोपियन यूनियन को कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, कोई हक नहीं है प्रस्ताव लाने का, तो फिर क्यों लेके आए थे उनके एमपी को कश्मीर, क्यों घुमाया थे उन्हें वहाँ? इसे इंटरनेशनल आपने बनाया है, आपने भी ढोला पीटा है। ना ही आपके पास कोई कार्यक्रम है, ना ही कोई प्रोग्राम, बस एक ही कार्य है, उड़ा दो जी, गोली मार दो जी। मुस्लिम जात के नहीं है, वो सदियों से यही है। फिर आप कहते हैं हम सेक्युलर हैं, हम हर धर्म का पालन करते हैं। किस साम्राज्य की बात करते हैं आप? राम ने अपनी जनता की बात सुनकर सीता को वनवास भेज दिया था, और आप जनता की सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहती मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ, पर उनके आदर्शों उनका पालन करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, भारत को मत तोड़िए, मत बांटिए उसे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो संशोधन दोनों सदनों में पारित किया उसको लेकर भी कुछ ना कुछ कोशिशें हो रही हैं। CAA नागरिकता, कुछ लोगों ने कहा CAA लाने की जल्दी क्या थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है, कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े कर रहे हैं, और बहुत कुछ आ गए हैं। काल्पनिक भय पैदा करने की पूरी शक्ति लगाई जा रही है, और वो लोग बोल रहे थे जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। दशकों से पाकिस्तान यही बात कह रहा है, भारत के मुसलमान को भड़काने के लिए हमें ये बात याद दिलाई जा रही है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले और जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुसलमान ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस की नजर में वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे, लेकिन हमारी नजर में वो भारतीय भी हैं और हिंदुस्तानी भी थे। चाहे खान अब्दुल जफर खान हो, बेगम हजरत महल हो, अब्दुल कलाम आजाद हो या अब्दुल जजीज हो, सबके सब हमारी नजर में भारतीय ही है।
और भी कई महान मुसलमान थे जिनका नाम आपने नहीं लिया। सदन का समय ज्यादा ना लेते हुए मैंने नाम कुछ कम बोले, जो नाम ये जोड़े, जो नाम ये बोले वो मेरे भाषण में जोड़ दें। माननीय अध्यक्ष, मैं कांग्रेस और उसके दलों के सदस्यों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर में देखना शुरू किया, उससे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कांग्रेस का आभारी हूं कि उन्होंने सीएए पर इतना हल्ला मचा कर रखा। अगर वो विरोध नहीं करते तो देश को उनका असली रूप नहीं पता लगता। देश ने देख लिया कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। अब मैं चाहूंगा कि श्री आनंद शर्मा जी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद महोदय जी। I am convinced that the bill you have brought is an assault on very foundational values of Indian Constitution. It is an assault on Republic of India. It hurts the soul of India. It fails the morality test. It is against the very preamble of our Indian Constitution, as it talks of equality, liberty and secularism. जो आप देश के पूरे NRC की बात कह रहे हैं, उनमें असुरक्षितता की भावना है। यह इसलिए है क्योंकि यह कहा जाता है देश के कई राज्यों में जगह ले ली गई है डिटेंशन सेंटर में। जब एनआरसी बनेगी तो पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बनेंगे, जो याद दिलाएंगे पिछले शताब्दी के यूरोप के डिटेंशन सेंटर, जो अन्य लोग केवल सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी का नाम लेना संभव नहीं समझते हैं। हमारे देश के धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, बुजुर्ग वापस आते हैं। अगर सरदार पटेल आपके प्रधानमंत्री को मिल गए तो बहुत नाराज हो गए, ये मैं कह सकता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि श्रीमती सरोज पांडे जी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद माननीय महोदय। इन विषयों में हम बहुत बात कर सकते हैं, पर आज इतने वर्षों के बाद किसी सरकार ने ये हिम्मत की है, ये प्रयास किया है और ये समझा है कि सच में जो भारत का नागरिक है, जो भारत की तरफ, भारत की धरती पर पैदा हुआ है, तो उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भारत की सरकार लाई। यदि हिमाकत पहले हुई होती तो ना जाने कितने पीड़ित परिवार कई वर्षों पहले स्वाभिमान भरा जीवन जी रहे थे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को फिर से अभिनंदन करती हूँ। आप लोग इस सदन में राजनीति की बात करते हैं, हमने कभी राजनीति नहीं की। राजनीति की बात करते हैं, हमने कभी राजनीति नहीं की। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 ये मानवता के आभार जताया गया है, ये मानवता की बात है। और इस बात को मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जब भी हम इस संसद में बैठते हैं तो ये वो संसद है जो इतिहास रचती है। ये वो संसद है जहाँ पर देश का हर नागरिक हमारी ओर देखता है। अब आज ये बिल संसद में पारित हो जाएगा तो मुझे लगता है वो परिवार जो अपमान और शोषण झेलता आया है, अब आज के बाद वो भी स्वाभिमान भरा जीवन जी पाएगा। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि इसके लिए किसी का अधिकार नहीं छीना गया। माननीय लोकसभा महोदय, किसी पीड़ित को, किसी शोषित को न्याय दिलाना ये मानवता की बात है और ये सेवा करने का हमने संकल्प किया है। हमने संकल्प लिया है और पीड़ित परिवारों को एक अच्छी जिंदगी देने का, जो आज तक नागरिक नहीं कहलाते परंतु दल से नागरिक कहलाए। अब मैं चाहूंगा कि श्री कपिल सिब्बल जी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। How do you say that people have been persecuted? मैं उदाहरण देता हूँ। एक शख्स यहाँ 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं। उसके बच्चे कहते हैं कि आप उन्हें सिटीजनशिप दो,
कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई है वो तो कह नहीं सकता कि वो परसिक्यूट हुआ था, उसने पहले कभी कहा भी नहीं। तो बच्चों को सिटीजनशिप कहाँ से मिलेगी? किस आधार पर दोगे? मापदंड क्या है? किस ऐसे हिंदू ने कहा कि वो परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। उसने मालूम क्या कहा है कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुलवा रहे हैं। Please conclude. Let me complete, sir. जो इंसान कहना चाह रहा है कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, आप उसको कह रहे हो कि नहीं, तुम कहो कि तुम बांग्लादेश से परसिक्यूट होकर आए थे, इसलिए हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे। ये किस तरह का कानून है? आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपका मकसद क्या है? असल में आपका मकसद यह है कभी घर वापसी, कभी ट्रिपल तलाक, कभी एनआरसी, कभी लफ्जीवाद, कभी सीएए, कभी 370। कमिश्नर, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मान्यवर कपिल सिब्बल जी ने एक साथ कई कानूनों का जिक्र किया। आपने सीएबी का, आपने आर्टिकल 370 का, आपने ट्रिपल तलाक का और कहा कि ये सारे कानून एंटी मुस्लिम। मान्यवर, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, न सीएबी एंटी मुस्लिम है, न आर्टिकल 370 एंटी मुस्लिम है और न ही ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों का अधिकार है। क्या इस देश की मुस्लिम बहनों को कोई अधिकार नहीं? क्या वे नागरिक नहीं? आर्टिकल 370, क्या कश्मीर में हिंदू नहीं रहते, बौद्ध नहीं रहते, क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? मान्यवर, ऐसा क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए बनाया गया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद ही कश्मीर में अब शांति है। अब मैं चाहूंगा कि श्री आमिर शर्मा जी अपने विचार प्रस्तुत करें। आप नहीं, आमिर शर्मा। Let me complete, sir. Just give me 5 minutes. शुरू में आपने बड़ी आपत्तिजनक बात कही कि मुसलमान को आपसे डरने की जरूरत नहीं है। कौन मुसलमान आपसे डरता है? न मैं डरता हूँ, न मुसलमान डरते हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। They are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of our constitution. It will destabilize our polity. 18 to 20 million people will not trust us. The last thing I mean to say, sir, this is really terrible only references. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into Jurassic Republic, where there are 2 dinosaurs. अब मैं चाहूंगा कि श्री गौरव गोगोई जी अब इस विषय पर अपने